हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे। उसकी सेकंड बुक मैंने स्टार्ट की है मैकेनिक्स। उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था और ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 6 है और उसका क्लास नंबर 3 है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वर्चुअल वर्क की पूरी थ्योरी और वर्चुअल वर्क पूरा जितने क्वेश्चन बनना चाहते थे उसमें से उसको करा दिए हैं। फिर और मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी बता दिए, चैप्टर्स भी बता दिए, टॉपिक्स भी बता दिए हैं। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 5 के भी सारे लेक्चर्स को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें फोर्सेस इन 3 डायमेंशन है, पॉइंट्स सेंट्रल एक्सिस है, रेंचेस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अगर ये सारे टॉपिक वाइज अगर मिलते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, सारे यूनिट सारे डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पूरी थ्योरी और इससे बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज ही की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। सबसे पहले जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसके डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक, तो उसमें कह रहा है कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसे जो स्टेबिलियम मतलब कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक, और जो अनस्टेबल होती है वो अपनी पोजीशन पे फोर्स लगाने पे वापस नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो एक एक करके हम दोनों डेफिनेशंस को लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कर सकें। मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इसकी पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसका नोट्स अभी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपनी आईडी बनाकर योर बीएससी गाइड सर्च करना है तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। उस पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली जो हेडिंग पड़ेगी वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी equilibrium if when slightly displaced from its position of equilibrium, the force acting on the body tend to make it return towards its position। पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। towards its position of equilibrium। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी इफ़ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इस पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन से थोड़ी सी ही डिस्प्लेस हो जाए। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस होना। ठीक, ऑफ इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन से थोड़ी सी भी डिस्प्लेस हो जाती है, टेंड टू मेक इट रिटर्न, और फिर उसके बाद वो अपनी पोजीशन में ही वापस आ जाती है, तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे कि हम एक बाउल ले लेते हैं, बाउल में क्या करते हैं, एक बॉल को डाल देते हैं। अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये बाउल से यहाँ तक ला सकते हैं कि नहीं, बॉल को, बाउल से बॉल को खींच लेंगे। अब जब उसको छोड़ेंगे तो ये फिर से ही अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा स्टेबलियम जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इसकी डेफिनेशन और इसका जो क्वेश्चन अभी जो बनेगा कि जैसे कि मैंने आप लोगों को एक इसका एग्जांपल बाउल करके बताया ना, तो ये एक हेमिस्फेरिकल में इसका क्वेश्चन बनता है, तो मैं आप लोगों को वो भी सारी चीज़ें भी बता दूंगी, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 3 टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़ना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक तरह का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। फिर इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ने हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लिखेंगे द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी is said to be unstable if when slightly displaced from its position of equilibrium the force acting on the body tend to move the body further away from its position of equilibrium। इसमें क्या कह रहा है जो इक्विलिब्रियम है बॉडी की, वो सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाया जाएगा जब वो बॉडी थोड़ी सी ही डिस्प्लेस होगी अपनी पोजीशन से, जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा और वो अपनी पोजीशन पे वापस ना आए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने ये बाउल सीधा लिया था, अब हम क्या करते हैं, बाउल को उल्टा रख देते हैं, मतलब उल्टा रख देंगे, और ये हमारे पास बॉल ये यहाँ पर है, तो अब ये बॉल नीचे तो आ जाएगी, देखिए यहाँ से बॉल गई थी लेकिन यही बॉल ऊपर से नीचे भी आ जाएगी, तो ऐसा मतलब इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं जब ये बॉल अपनी पोजीशन पे वापस ना आ पाए, ठीक। तो ऐसे मतलब इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। और तीसरे तरह का इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरी हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऐसी बॉडी में हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से मूव ही ना करे या थोड़ा सा ही मूव करे और वहीं पर ही टिका रहे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम if the forces acting on it are such that they keep the body in equilibrium in any slightly डिस्प्लेस्ड पोजीशन। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि ए बॉडी इज सेड टू बी न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम कहलाएगा जब उस पर फोर्स लगाया जाए आर सच डैट दे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहे ना, और अगर थोड़ा सा मूव भी होती है तो वो अपनी बॉडी अपनी जगह से थोड़ा सा ही मूव हो और लेकिन वो अपनी जगह पर ही मेंटेन करे रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करे रहे, तो ऐसा इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब एक नोट लिख लीजिएगा जो आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले नोट हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर इसके बाद सबसे पहला जो नोट है इसमें आता है वर्क फंक्शन के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक। वर्क फंक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को वर्क के बारे में बताया कि वर्क अगर हम 3 एक्सिस में लेते हैं,
इक्विलिब्रियम पे ही, जैसे कि हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे कि एक बॉडी है तो वो किसी भी डायरेक्शन पे रखी जा सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे रखी जा सकती है। इस पे जो वर्क लगेगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। तो लेकिन हम सबसे पहले जो दिया रहेगा हम स्मॉल वर्क के लिए निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एक्सिस के लिए डी एक्स प्लस वाई एक्सिस के लिए डी वाई प्लस जेड एक्सिस के लिए डी जेड हो जाएगा। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो टोटल वर्क डन में हमें क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेट करना पड़ता था। ठीक, मान लेते हैं पॉइंट्स हमारा x0 y0 z0 से x y z तक है और इसका ही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x dx हो जाएगा प्लस y dy हो जाएगा प्लस z dz हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हमारा जो वर्क डन होगा मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, क्योंकि तभी हमारा वर्क लग रहा है ना। जब हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल ही नहीं होगा तो हमारा जो वर्क होगा बहुत कम लगेगा, मिनिमम होगा। तो 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, लिखिएगा इफ़ W इज़ मैक्सिमम, या वर्क भी लिख सकते हैं, इफ़ वर्क इज़ मैक्सिमम देन इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल। अगर वर्क जो है मैक्सिमम है तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। लिखेंगे इफ़ W इज़ मिनिमम देन इक्विलिब्रियम इज़ अनस्टेबल। ठीक, अगर हमारा जो वर्क है वो मिनिमम होगा तो इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक, इतने चीज़ें आप लोगों को है। तो ये पहली चीज़ हो गई वर्क फंक्शन के बारे में। अब दूसरी चीज़ हम लिखेंगे जेड टेस्ट, कैपिटल जेड टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें जेड टेस्ट को मतलब निकालना है अगर हमें नेचर ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो इसको भी आप लोगों के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसका यूज़ करके ही हम बता सकते हैं कौन सी, मतलब अगर ये इक्वेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तभी ये फॉलो करेगा। तो ये टेस्ट की हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे टू टेस्ट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक, समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस यूनिट के मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँ सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो टू टेस्ट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हमें इक्विलिब्रियम का नेचर टेस्ट करना है, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, एट दैट पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे ही ये हमारा निकाल के देता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई एक थीटा एंगल है, उसको अल्फा एंगल के इक्वल मान लेते हैं, तो हमें उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा डी स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन डी थीटा का स्क्वायर फॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा। ठीक, अगर ये हमारा पॉजिटिव होता है तो जेड हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम बनता है वो अनस्टेबल बनता है। लेकिन अगर हमारी ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो जेड हमारा जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल बनती है, उसकी भी 2 कंडीशन आती है। तो इसमें लिखिएगा पहले में इट इज़, या इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आता है देन कैपिटल जेड इज़ मिनिमम, सो इक्विलिब्रियम इज़ अनस्टेबल। फिर लिखेंगे इफ़ इट इज़ नेगेटिव then capital Z is maximum, so equilibrium is stable, ठीक। और 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशन और याद रखनी है आप लोगों को। कंडीशन, अगर जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो अगर आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर देंगे तो वो हमारा बता देगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो स्टेबल होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो अनस्टेबल होगा। इफ़ 1/h, अभी मैं बताऊँगी ये सबका कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। 1/phi1 प्लस 1 रो 1 और रो 2 देन
इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक, अगर ये कंडीशन आती है, सेटिस्फाई करती है तो इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा, नहीं आती है तो हमारा अनस्टेबल होगा। इफ़ 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/h इज़ लेस देन ρ1 प्लस 1/ρ2 देन इक्विलिब्रियम इज़ अनस्टेबल। ठीक, तो ये था पूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लीजिएगा इसमें, अ हेमिस्फेयर rest in equilibrium on a sphere of equal radius, full stop, show that the equilibrium is unstable when the, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, when the curved and stable when the flat surface of a हेमिस्फेयर, जैसे कि हम लोग स्फेयर का आधा कर देते हैं ना तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है, रेस्ट ऑन स्फेयर। इसमें क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि हेमिस्फेयर इज़ इन इक्विलिब्रियम, हेमिस्फेयर इक्विलिब्रियम पे है, ऑन अ स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस। देखिए हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और जो हमारा स्फेयर है उसका रेडियस कुछ दिया गया, मान लेते आर ही दिया गया होगा, आगे हम लिख लेंगे। तो इसमें कह रहा है शो डैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व, इसमें कह रहा है जो ये कर्व है, ये जो कर्व पे, ये देखो पहले इसको हम हमेशा इसको जोड़ लेते हैं, जैसे कि स्फेयर से ही हेमिस्फेयर बना है ना, तो इसको पूरा बना लेते हैं। और ये इसका स्फेयर का जो सेंटर है इसको ओ मान लेते हैं, और ये वाले स्फेयर का भी तो कुछ सेंटर रहा होगा लेकिन आधा हो गया है तो इसको ओ डैश मान लेते हैं, ठीक। और इस ये पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और इसमें ग्रेविटी भी लगेगी, ठीक, ग्रेविटी भी लगेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम जी मान लेते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है हेमिस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस, एक हेमिस्फेयर जो कि स्फेयर पे रखा गया है जिसका इक्वल रेडियस है, शो डैट द इक्विलिब्रियम इन अनस्टेबल, ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा कब, व्हेन द कर्व्ड, जब ये कर्व वाला सरफेस होगा, एंड स्टेबल, वो स्टेबल कब होगा, व्हेन द फ्लैट सरफेस, जब यहाँ पर एकदम देखिए यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व सरफेस है, ठीक। तो वही चीज़ कह रहा है, इसको हमें प्रूव करके बताना है। तो इसमें भी केसेस बनेंगे, ठीक। पहला केसेस किसका बनेगा, जब कर्व्ड होगा, और दूसरा केसेस कब बनेगा, जब फ्लैट होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे केस वन में लिखेंगे व्हेन द, इसका सॉल्यूशन है, ठीक, व्हेन द कर्व्ड सरफेस रेस्ट ऑन अ स्फेयर, जब कर्व सरफेस स्फेयर के ऊपर रखा गया है। अब देखिए इसका जो सेंटर है वो ओ डैश है, तो ओ डैश जो सेंटर है वो ओ के ऊपर ही तो रखा गया है ना, ठीक। तो मतलब एक जो स्फेयर था उसको आधा कर दिया गया, तो ये पूरा का पूरा ये दूसरे स्फेयर के ऊपर रखा गया है। तो उसमें ये लिखेंगे आगे, हेमिस्फेयर ऑफ सेंटर ओ डैश rest on a sphere of center O with curved surface in contact with the sphere,
इसमें कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर का सेंटर ओ डैश है वो स्फेयर ऑफ सेंटर ओ के ऊपर रखा गया है, जो कि कर्व्ड सरफेस के साथ स्फेयर हमारा कांटेक्ट में है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये जो ओ ए है और ओ ए डैश है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल लेटर ए मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारा, ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ए है। तो लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश हमारा इक्वल होगा, तो उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लग रही होगी ना, तभी की वजह से तो ऊपर से वो नीचे रखा है। तो लिखेंगे लेट कैपिटल जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर, देन कैपिटल जी lies O dash A and O dash G इज इक्वल टू 3/8A। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मान लिया जो कि हेमिस्फेयर पे लग रही है। देन जी लाइज एट, अब ये जो जी है वो किसके ऊपर लाई करेगा, या तो ओ ए मतलब ओ डैश ए के ऊपर लाई करेगा और ओ डैश जी भी हमारा ये हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 3/8A हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ओ ए और ओ ए डैश हमने ए माना था, तो इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी वो 3/8A हो जाएगी। मैं जानती हूँ एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, यही इम्पॉर्टेंट है। अब जब मैंने आप लोगों को अभी उसके पहले बताया ना रो वन और इसके वाला ये वाला बताया, रो वन 1/h 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, ये कंडीशन को चेक करने का टाइम हो गया। जो रो वन होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यही रेडियस होता है हेमिस्फेयर का रेडियस जो अपर बॉडी सरफेस का होता है, और जो रो टू होता है ये उसके लोअर सरफेस का होता है। मैं आप लोगों को एक बार लिखवा भी देती हूँ, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो लिखिएगा हेयर रो वन इज इक्वल टू, वहाँ पर भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन में भी लिखना मैंडेटरी है, ताकि आप लोग एग्जामिनर को बता सके कि हाँ हमको समझ में आया है क्वेश्चन। ठीक, तो लिखेंगे द रेडियस, रो वन क्या कहलाता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ द upper body at the point of contact A। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो रो वन है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द अपर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, मतलब जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो अपर बॉडी है उसको कहते हैं रो वन कहते हैं। और रो टू क्या है, रो टू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर लोअर बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट, जो लोअर बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट है ए हमारा, वही हमारा ये रो टू है। और एच हमने क्या बताया था, एच बताया था जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो अपर पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है उसको एच कहते हैं। तो लिख लीजिएगा ये भी, हाइट ऑफ द सेंटर of gravity of upper point of contact। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, जो ए और जी हमारा जो हम निकाले हैं अभी कि जो ग्रेविटी की वजह से है, तो ए जी हमारे किसके इक्वल है, ये तो ए ओ डैश में से अगर हम ए ओ डैश और जी को माइनस कर दें, मतलब ए ओ डैश में से ओ जी को माइनस कर दें, तो हमारा ए जी के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें आगे लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू ए ओ डैश माइनस ओ डैश जी, वो हो जाएगा, ये कितना है ए है, ओ डैश जी कितना है 3/8A है। तो इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा देखिए ये भी हमारा जो है ए जी जो है ये एच के इक्वल है, जो हाइट है हमारा ए जी एच के इक्वल है, हाइट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा 8A माइनस 3 है, तो ये 5A डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, तो लिखेंगे वी हैव, लिखेंगे
1/h निकालेंगे तो 1/h कितना आ जाएगा, 1/h की वैल्यू क्या है 5a डिवाइडेड बाई a, मतलब 8/5a हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगा। अब 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 चेक करिए तो 1/ρ1 क्या है 1/a प्लस 1/a, तो ये हो जाएगा 2/a इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10/5a आ जाएगा। ठीक, तो हम देखिए कि 1/h कितना है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये वाला 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, ये वाली जो वैल्यू है 10/5a 8/5a से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमने कर्व्ड सरफेस का जो हेमिस्फीयर के लिए जो वैल्यू निकाली थी उसमें ये वाले कंडीशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा तो लिखेंगे हेंस द इक्विलिब्रियम इज़ अनस्टेबल, जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ समझा रही हूँ, ठीक, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, नहीं तो आप लोगों एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ठीक, अब इसमें केस 2 देखते हैं जब हमारा फ्लैट सरफेस के बारे में बात करता है तो लिखेंगे केस 2, when the flat surface of hemisphere रेस्ट ऑन स्फेयर, जब हमारा फ्लैट सरफेस का हेमिस्फेयर स्फेयर के ऊपर रखा है, मतलब यहाँ पर देखिए एकदम फ्लैट ही तो है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ρ1 की वैल्यू है ये ρ1 की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी और ρ2 की वैल्यू हमारे पास a हो जाएगी, और जो हमारा h आया था जो किag के इक्वल था वो हमारा o' a माइनस o' से निकाले थे, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाले थे a माइनस 3a डिवाइडेड बाई a, जो कि अभी मैंने ऊपर निकाल के आप लोगों को बताया। ठीक, तो 1/h कितना आ जाएगा, 1/h आ जाएगा 8/5 है, अभी मैंने आप लोगों को करके बताया। ठीक, तो यहाँ से 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 निकालते हैं तो ये 1/∞ प्लस 1/a आ जाएगा जो कि 0 प्लस 1/a आ जाएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करते हैं तो 5/5a आ जाएगा। अब इस केस में देखिए तो जो 1/h है 8/5 है, ये हमारा बड़ा है 5/5a से। ठीक, तो इस केस में जो आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा हेंस द इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल, इस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो स्टेबल आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है, तो उसको लिख करके सॉल्व कराते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिएगा कि एक स्फेयर है जिसका वेट W है एंड अ रेडियस A, और उसका रेडियस A है, लाइज विद इन फिक्स्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस B, वो एक स्फेरिकल शेल में लाई करता है जिसका रेडियस B है, एंड ए पार्टिकल ऑफ वेट W इज फिक्स टू द अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ W/W ग्रेटर देन B माइनस 2a डिवाइडेड बाई a। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो एक स्फेयर है कैपिटल W का स्फेयर है जिसका रेडियस जो है स्मॉल a है, ठीक, लाई विद इन द फिक्स्ड स्फेरिकल शेल, ये एक स्फेरिकल शेल के अंदर लाई करता है जिसका रेडियस जो है वो b है, ठीक, और उसका जो वेट है स्मॉल w है, और ये कहाँ फिक्स है स्मॉल w वेट जो इस मतलब स्फेयर के अपर में अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, इसके वर्टिकल डायमीटर के अपर एंड में ये फिक्स्ड है, तो हमें ये प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अ स्फेयर ऑफ रेडियस a, हम मान लेते हैं कि जो स्फेयर है उसका रेडियस a है, लाइज विद इन अ फिक्स्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b, जो कि हमारा स्फेरिकल शेल के अंदर लाई करता है जिसका रेडियस b है। लेट वेट ऑफ स्फेयर इज कैपिटल W स्फेयर का वेट है, इतना ध्यान रखिएगा, स्मॉल w कैपिटल W में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, एंड अ पार्टिकल ऑफ वेट W इज प्लेस्ड एट द अपर एंड ऑफ द सरफेस, मत लिखिएगा, अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, और एक स्मॉल w जो वेट है वो कहाँ पर है अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, ये शेल का अपर एंड जो है वर्टिकल डायमीटर यहीं पर तो आएगा, इसके अपर एंड पे स्मॉल w को फिक्स किया गया है।
फिर इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लगेगी। ये जो स्फेयर वाला है, हेमिस्फेयर वाला है, इस ऐसे केस आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत आने वाले हैं और एग्जैक्टली सेम टू सेम ये भी आ सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को सब वही तरीके से निकालना है और लास्ट में आप लोगों को कंडीशन चेक करनी होती है, जो कि 1/h ग्रेटर या मतलब लेस देन या ग्रेटर देन होगा 1/ρ1 + 1/ρ2 में। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्फेयर। हम मान लेते हैं कि जी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्फेयर है। तो हमारे पास अब देखिए एच यहाँ पर कैसे निकल के आएगा। देखिए ये हमारा स्मॉल डब्लू है, ठीक, इसका स्मॉल डब्लू, और ये हमारा इसका जो रेडियस है, ये हमारा डायमीटर जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। तो इसके साथ ये जो कैपिटल डब्लू वाला है, इसका स्मॉल a मतलब स्मॉल डब्लू और इसका डायमीटर के साथ है 2a के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका कैपिटल डब्लू और इसका हाफ के साथ स्मॉल डब्लू और डिवाइडेड बाई स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू हो जाएगी। इसकी हाइट निकाला गया है। ठीक, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जब h = करके निकालोगे ना तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ से जो वो क्या कहते हैं स्फेयर है, उसका रेडियस जो है वो स्मॉल a है और जो स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस कैपिटल B है। तो इसीलिए मैंने स्फेयर को स्मॉल r से रेडियस से रिप्लेस किया है, मतलब डिनोट किया हुआ है, और जो स्फेरिकल है उसका कैपिटल R रेडियस से डिनोट किया हुआ है। फिर लिखेंगे फॉर द कंडीशन। अब कंडीशन चेक करने की बारी है कि इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। लेकिन ये देखने से ही पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है हमारा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि जो 1/h की वैल्यू निकालेंगे जो कि ये आ जाएगी W प्लस कैपिटल W अपॉन ए को देखिए इसमें क्या करा है, इसमें से एक कॉमन ले लिया गया है। ठीक, और यहाँ पर लिख दिया गया है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/ρ1 + 1/ρ2 होता है। तो 1/ρ1 क्या आया 1/r हो गया, मतलब ρ1 की जगह पे r रख दिया और ρ2 की जगह पे यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक, ये माइनस नेगेटिव नीचे के साइड पे आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसमें नेगेटिव के साइड पे लगेगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ऊपर लगे, जो सरफेस के अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर इंक्लोज्ड है, ना कि बाहर इंक्लोज्ड है। जब बाहर होता है तब पॉजिटिव होता है, अंदर होता है तो नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेडियस a आ जाएगा, इसका रेडियस b आ जाएगा, इसकी जगह पर रेडियस रख दिया, फिर इसको सॉल्व करा, इसका एलसीएम ले लिया और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा कि W अपॉन स्मॉल w इज़ ग्रेटर देन B - 2a डिवाइडेड बाई a। यही हमको प्रूफ करना था। इसी को मैं आप लोगों को लिखवाती तो टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने लिख के आप लोगों को पहले समझा दिया है। और अब देखिए आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, और यहाँ समझिएगा मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया इस यूनिट में, पहले ये समझ लीजिएगा। मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले वर्चुअल वर्क करवाया था जिसमें पूरा थ्योरी करवा दिया था। दूसरा वर्चुअल वर्क में क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो था अस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थ्योरी भी था प्लस क्वेश्चन भी था। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कैटनरी एंड कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आएगी। ठीक, तो इसके बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट जो कि स्टार्ट करूँगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो भी लेंदी यूनिट है तो उसको भी कवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है, एग्ज़ाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग को शाम को डेली 6 बजे एक्टिव रहा करिए, और एक टाइम बता देती हूँ 8 PM पे, दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए। दोनों टाइम पे अगर एक टाइम पे वीडियो मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आएगा तो दोनों टाइम पे मैं वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आप लोगों को कितना पढ़ाती हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, सीक्वेंस वाइज सब कुछ दे रही हूँ, इतना आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो शेयर कीजिए, आप लोग अपनी स्टोरीज़ में लगा दीजिए, जितना आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो स्टोरीज़ में स्टेटस वगैरह में लगा दीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। ठीक, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं मिलता है कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो सिंपली आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल से लॉगिन करना है, उसमें नंबर लगता है, उसमें OTP आएगा तो लॉगिन हो जाएगा। फिर बस योर BSc गाइड सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। सारी
सारी अपडेट्स वगैरह आप लोगों को उसी पे मिलेगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को कैटनरी एंड कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म असिस्टेंट पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगी, और जितने मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के प्रोवाइड करूंगी बस उतना ही करिएगा। एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस ट्रस्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।